वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम और आप देखने जा रहे हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 9। अगर आपने पिछले 8 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको जाकर देख लीजिए, फिर एंजॉय कीजिए। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जिना किस तरह चेयरमैन की बेटी को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी उतावली थी, लेकिन जब पता चला कि चेयरमैन की बेटी सिंडी ही वो लड़की है जिसके बाल जिना ने उखाड़ दिए थे, तो जिना बड़ी टेंशन हो जाती है। फिर सिंडी जिना को पहचान भी लेती है और उसकी धुलाई करने उसको ऊपर भी लेकर जाती है। सिंडी ने दोस्तों ली को भी ऊपर केबिन में बुलाया था, क्योंकि ली ने जिना को जानते हुए भी जानबूझकर उसे पार्लर से जाने दिया। तो चलिए पार्ट 9 की शुरुआत होती है ऊपर के केबिन में, जहाँ जिना डर के मारे सिंडी से माफी मांगती है और कहती है, मैडम आप चाहें तो बदले में मेरे बाल उखाड़ लीजिए, मुझे थप्पड़ भी मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालना। सिंडी कहती है, थप्पड़? थप्पड़ भी कोई सजा होती है क्या? मैंने कब का तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, समझी? जगह खाली करो अब। पर जिना दोस्तों उसके आगे घुटने टेक देती कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा मैडम। उसका दोस्तों इस तरह विनती करना ली को अपने पास्ट की याद दिलाता है, जब हॉस्पिटल में उसने जिना के पापा यानी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल दिया था। तब उस दिन उन्होंने भी ली के आगे इसी तरह घुटने टेक दिए थे। ली बहुत ही शर्मिंदा होता है कि मैं कभी कितना बेरहम हुआ करता था। वो सिंडी से कहता है कि आप इसे जॉब से निकालेंगी तो आप ही बदनाम होंगी। अच्छा, इसे नौकरी से निकालूंगी तो मेरी बदनामी क्यों होगी? ली कहता है कि इसे देखिए जरा, एकदम पागल लगती है ये। अगर इसने गुस्से में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया तो आपका सर शर्म से नीचे हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि एक मामूली से कर्मचारी ने चेयरमैन की बेटी के बाल उखाड़ दिए। बताइए। जिना सोच में पड़ जाती है कि अरे इसने तो मुझ पर पागल का लेवल लगवा दिया। पर सिंडी कहती है, हाँ ये बात भी सच है, तुम ठीक कहते हो। सुनो लड़की, ये तुम्हारी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। आइंदा मेरे साथ ऐसा करने का सोचा भी तो चुटिया कटवा दूंगी। ओके मैडम, थैंक यू। ये कहकर दोस्तों वो फिर सिंडी के पैर पकड़ने जाती है, लेकिन ली उसे उठा देता है कि ओवर एक्टिंग मत करो। सिंडी पूछती है कि एक बात बताओ, तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? ली कहता है, अरे ये क्या कह दिया आपने, डेट और इसे? मैं पागल थोड़ी ना हूँ। इस तरह दोस्तों ली जिना को बचाने के लिए उसको चिढ़ा भी देता है। अब सिंडी जिना से कहती है, देखो मेरे बारे में इंटरनेट पर कुछ मत लिखना वरना बहुत बुरा होगा। कहकर वो दोनों को भेज देती है। बाहर आकर जिना ली से कहती है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है अभी। अब दोस्तों ली को लगता है कि मैंने इसकी नौकरी बचाई, जरूर मुझे थैंक यू कहने के लिए बुला रही होगी। तब दूसरे रूम में जाकर जिना कहती है, मेरी नौकरी बचाने के लिए तो पहले शुक्रिया, और तुम मुझे वो $20,000 कब दोगे ये बताओ। ओह, तो इसीलिए अकेले में मिलना चाहती थी। जिना कहती, प्लीज मदद करो यार, मेरी फैमिली की सिचुएशन जरा खराब है। मैं सूद समेत तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी तुमको, पक्का? ठीक है, तुम अपनी फैमिली के लिए मांग रही हो इसलिए दे देता हूँ, पर मुझे सूद नहीं चाहिए। 2 महीने के बाद हर महीने मुझे $1,000 देती रहना, 20 महीने में पूरे हो जाएंगे, ओके? और दोस्तों जिना को ये डीलिंग पसंद आ जाती है और कहती है, थैंक यू। अब इनकी बातें सुनकर एंड्रयू को लगता है कि सिर्फ 20,000 के लिए ये इतना स्ट्रगल कर रही है। दूसरी ओर नाथन जेजे को काफी सुनाता है कि तुम कैसे लॉयर हो, केनिया मेरे खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट करने पर उतर आई हो और तुम तमाशा देखते रहे। मैंने तुम्हें इस केस से बाहर निकाल दिया है और आगे से ये सारा केस मोजो देख लेगा। कहकर दोस्तों वो इस केस को मोजो को सौंप देता है। जेजे कहता है, ये सब कुछ चल क्या रहा है, मेरे साथ इतना खराब बर्ताव क्यों कर रहे हो तुम? अब नाथन उसे कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें किमी और केनिया साथ होती हैं। नाथन कहता है कि तुम्हारी वाइफ किमी उस औरत के साथ मिली हुई है जो मुझे जड़ से उखाड़ कर फेंकने पे तुली हुई है। जेजे दोस्तों उसके जवाब में कुछ नहीं कह पाता और यहाँ दिखाते हैं रोशी को जो शूटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। तब उसका साथी जिसका नाम जेराल्ड है वो कहता है, डोडो ग्रुप को कहाँ से फंडिंग मिल रही है इसका पता लगाना जरूरी है। तुम इस पेन ड्राइव को वहाँ के सिस्टम में प्लग इन कर दो, सारा डेटा अपने आप इसमें कॉपी हो जाएगा। दोस्तों रोशी भी पेन ड्राइव लेकर ऑफिस जाती है और वहाँ के एक सिस्टम में उसे प्लग इन करती है और डेटा कॉपी होना शुरू हो जाता है। बाहर एक नोटिस भी होता है जिसमें साफ पता चल जाता है कि नाथन का मसन केमिकल्स नाम की कंपनी के साथ टाई अप है। रोशी उस डॉक्यूमेंट की फोटो भी ले लेती है और जेराल्ड को कॉल करके बताती है कि कुछ फाइल्स ही एक्सेस नहीं कर पा रहा है, पर जेराल्ड कहता है कि तुम कैसे भी करके सारा डेटा एक्सेस कर लो और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करो। यहाँ से ली को दिखाते हैं जो पैनी के साथ बात कर रहा है। ये लोग भी दोस्तों इसी रिसर्च में लगे हुए हैं कि नाथन को फंडिंग कहाँ से मिल रही है। तब इन्हें भी मसन केमिकल्स के बारे में पता चल जाता है। उस कंपनी के कार्सिनोजन को अपने प्रोडक्ट्स में यूज करके नाथन बहुत सारे पैसे कमा रहा है, और उतना सारा पैसा जो कि काला धन है उसे वो कहाँ छुपा कर रखता है, ये बात बहुत सोचने वाली है। और उन पैसों को वो कैसे खर्च करता है, इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों इन्हें ढूंढने होंगे। दूसरी ओर नाथन को दिखाते हैं कि वो इन पैसों का करता क्या है। असल में वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों को जो कि इलीगल बिजनेस करके उसे मुनाफा दिलाते हैं, उन्हें वो बहुत सारा पैसा देता है। एक रात की गैम्बलिंग में ही वो लगभग 1 बिलियन खर्च करता है। वो कई लड़कियों को डेट करता है और उन्हें कीमती चीजें भी गिफ्ट करता है। यही नहीं, इसके प्रोडक्ट से जिन लोगों को कैंसर होता है ना, उन कैंसर पेशेंट्स का ये फ्री ट्रीटमेंट करवाता है ताकि सब इसे भला आदमी समझे और किसी को पता ना चले कि ये कैंसर इसी की वजह से हो रहा है।
मतलब इसके प्रोडक्ट्स कितने खतरनाक हैं ये किसी को पता ना चले और किसी भी हालत में वो कैंसर पेशेंट्स इसके खिलाफ अपना मुंह न खोले। यहाँ ली और पेनी उस हॉस्पिटल में जाने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर एक और हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहाँ नाथन के प्लांट के वर्कर को जो कार्सिनोजन गैस के टैंक फटने से घायल हो गया था उससे एडमिट किया गया है। अचानक उस आदमी का हार्ट बीट रुक जाता है। डॉक्टर पूरी तरह घबरा जाता है क्योंकि अगर बाहर बैठी केनिया और किमी को पता चल गया तो न सिर्फ डॉक्टर फंसेगा बल्कि नाथन और उसकी सारी काली करतूतें सामने आ जाएंगी। इसलिए वो तुरंत सारे स्क्रीन्स बंद करवा देता है। फिर वो एक इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए उसका हार्ट बीट वापस लाने की कोशिश करता है पर बात नहीं बनती। बाहर तो ये लोग दरवाजा पीटने लग जाते हैं कि डॉक्टर क्या छुपा रहा है हमसे, उस आदमी को हुआ क्या। डॉक्टर भी टेंशन में नाथन को कॉल करके कहता है कि वो वर्कर मारा गया। अब यहाँ नाथन परेशान हो जाता है और कहता है कि किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए और तुम चुपचाप उसकी लाश को डोडो ग्रुप के हॉस्पिटल में भिजवा दो। डॉक्टर भी उसे इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलवा देता है। दोस्तों तब केनिया, किमी और उस मृत वर्कर की वाइफ और उसका भाई अंदर आते हैं। वो पूछते हैं कि उस वर्कर को कहाँ लेकर गए आप लोग। डॉक्टर कहता है कि देखिए उसे तो हमने दोपहर को ही डोडो ग्रुप हॉस्पिटल भेज दिया था। केनिया और किमी को दाल में यहाँ पर दोस्तों बहुत कुछ काला लगता है क्योंकि वाइफ को बिना बताए डॉक्टर उस आदमी को कहीं और कैसे शिफ्ट कर सकता है। तब वो उस एग्जिट डोर को देख लेती है और एक एम्बुलेंस वहाँ से निकल रहा होता है। केनिया भागकर उसके आगे खड़ी हो जाती है लेकिन एम्बुलेंस इतनी तेजी से आता है कि केनिया को कुचल देता पर एन वक्त पर केमी उसको बचा लेती है। केनिया बताती है कि डोडो ग्रुप हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट की फैमिली को अलाउ किया जाएगा, इसलिए आप दोनों वहां जाकर पता लगाइए कि आपके पति को क्या हुआ। इस पर वर्कर की वाइफ और भाई डोडो ग्रुप हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ सिक्योरिटी चेक के बाद दोनों को अंदर अलाउ किया जाता है। वहाँ का डॉक्टर बताता है कि आपके पति की मृत्यु हो चुकी है। दोनों एकदम चौंक जाते हैं। तब जेजे आकर उन्हें अकेले में लेकर जाता है और एक एग्रीमेंट पर साइन करने को कहता है कि आपके पति के साथ जो हुआ उसके बारे में आप किसी को नहीं बताएंगी। ये सुनकर दोस्तों उसकी वाइफ गुस्से में कहती है कि मेरे पति को तुम लोगों ने मार डाला और अब मुझसे झूठे एग्रीमेंट में साइन भी मांग रहे हो। तब जेजे का असिस्टेंट टेबल पर एक बॉक्स रखता है जिसमें करेंसी नोट भरे होते हैं। वो कहती है मुझे पैसों से खरीदना चाहते हो तुम लोग, मैं इस केस को छोड़ूंगी नहीं, जरूर तुम सबको कानून के सामने लेकर आऊंगी। पर जेजे कहता है एक बात बताइए, आपके पास क्या इतने पैसे हैं कि आप इस केस के लिए सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाती फिरे, वकील की फीस दे पाए? नहीं ना, मेरी बात मानिए, ये पैसे ले लो, ये सिर्फ अभी के लिए है। अगर आपने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया तो इससे कई गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे और फिर आपकी बाकी की जिंदगी आराम से कटेगी। सोच लीजिए, मैं बाहर वेट करता हूँ। कहकर वो बाहर चला जाता है। दोस्तों वर्कर की वाइफ बेचारी क्या करती, पति तो चल बसा, अब न्याय मिलने की उम्मीद के लिए वो कितने साल बर्बाद करे। यही सब सोचकर वो पैसे ले लेती है और उस एग्रीमेंट पर वो और उसका भाई साइन कर देते हैं। अब जेजे बड़ा खुश होता है, लेकिन जेजे ये सब कुछ कर क्यों रहा है इसका पता अगले सीन में चलेगा। दोस्तों डोडो ग्रुप हॉस्पिटल के बाहर पेनी और ली अपनी कार में आए होते हैं और जेजे को जाते हुए देखकर वो समझ जाते हैं कि डोडो ग्रुप में शायद ही ऐसा कोई केस होगा जिसमें जेजे का हाथ ना हो। दूसरी ओर नाथन मोजो को डांट रहा होता है कि तुमने अभी तक केनिया को पकड़ा क्यों नहीं, वो मेरा इमेज खराब करने पे तुली हुई है। इतने में जेजे नाथन को एक कवर देता है और कहता है कि उस वर्कर की पत्नी और भाई ने इस पे साइन किया है कि उस वर्कर की मौत एक्सीडेंट थी, ना कि हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। मैंने उन्हें कुछ पैसे देकर मामला सेटल करवा दिया है। ये सुनकर नाथन बड़ा खुश होता है और मोजो से कहता है जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो जेजे ने करके दिखा दिया, तुम जा सकते हो, आगे का काम जेजे खुद संभाल लेगा। मोजो की दोस्तों यहाँ पर इंसल्ट हो जाती है और वो चला जाता है। नाथन कहता है कि तुमने वाकई अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हारी वाइफ उस केनिया का साथ क्यों दे रही है? जेजे कहता है कि ये भी तो मेरी एक चाल है, वो केनिया के साथ रहकर उसकी हर चाल को मुझे अपडेट करती रहती है और अभी तो उसने केनिया का साथ भी छोड़ दिया है। असल में दोस्तों जेजे नाथन को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, लेकिन जब उसे पता चला कि नाथन को उसी पर शक हो गया है तो वो वापस उसका विश्वास जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब नाथन को जेजे पर पूरा विश्वास हो गया है। यहाँ मोजो को दिखाते हैं जो ली को बुला भेजता है। ली बड़ा खुश होता है कि शायद कोई नया प्रोजेक्ट देने वाले हैं, पर मोजो कहता है कि तुम जिस T9 केस यानी कार्सिनोजन के केस को हैंडल कर रहे थे उसे मैंने रोशी को सौंप दिया है। तुम्हें मैंने इसीलिए बुलाया क्योंकि सिंडी तुमसे मिलना चाहती है, और हाँ जाते जाते उसके लिए कॉफी लेकर जाना। ली चौंक जाता है कि मैंने कितने बड़े बड़े केसेस को सॉल्व कर दिया है और ये लोग हैं कि मुझे नया प्रोजेक्ट देने के बजाय चेयरमैन की बेटी का कर्मचारी बना रहे हैं। और दोस्तों और कोई रास्ता भी तो नहीं होता। ली कॉफी लेकर सिंडी के कमरे में जाता है। सिंडी ने सारे फाइल्स नीचे गिरा कर रखे होते हैं एंड ली को देखकर वो पूछती है ये तुम्हारे हाथ में है क्या? ली कहता है वही है जो तुमने मंगवाया था। वो अकड़कर कहती है अरे अरे मुझे इंस्टेंट कॉफी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जाओ कॉफी बीन्स को रोस्ट करवा कर पीस कर फ्रेश कॉफी बनवा कर लेकर आओ। ले भी सोच लेता है कि किसी न किसी दिन तो ना ये मेरे हाथ लगेगी और तब मैं इसको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। वो गुस्से में बाहर चला जाता है तो वहाँ पर रोशी से वो मिलता है और कहता है सिंडी ने मुझे एक इम्पोर्टेंट मिशन पूरा करने के लिए भेजा है। पर तभी दोस्तों ऊपर से सिंडी कहती है अरे तुम यहाँ पर गप्पे लड़ा रहे हो, जाओ जल्दी जाकर कॉफी लेकर आओ, उसके बाद मेरे केबिन की सफाई भी तुम्हें ही करनी है। रोशी के सामने ली की बड़ी इंसल्ट हो जाती है यार। फिर दोनों लिफ्ट में होते हैं तो ली रोशी से पूछता है तुम T9 प्रोजेक्ट में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो?
रोशी का मकसद तो दोस्तों कुछ और ही है, लेकिन वो कहती है हम सब भले ही सिलेक्ट हो चुके हों, लेकिन मैं खुद को सबसे बेस्ट प्रूव करना चाहती हूँ, इसलिए मैं T9 जैसे मुश्किल प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हूँ। तभी ली को पैनी का कॉल आता है, पर वो उठाता नहीं क्योंकि रोशी के सामने वो अपने प्लान्स डिस्कस नहीं करना चाहता और कहता है कि स्पैम कॉल था इसलिए नहीं उठाया। तब रोशी को भी उसके साथ ही जेराल्ड का कॉल आता है, वो भी कॉल को इग्नोर करके कहती है सेम स्पैम कॉल था। दूसरी ओर दिखाते हैं नेल को, वो एक पब्लिक फंक्शन में किमी को MLA पोजीशन के लिए अपनी पार्टी का कैंडिडेट घोषित कर देता है। एंड टीवी पर ये देखकर चेयरमैन चिढ़ जाता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ अपनी बेटी को खड़ा करने की इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई, इतनी हिम्मत कहाँ से आई, देख लूंगा इसको मैं। नेल, जेजे और किमी इस बात को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं दोस्तों कि एक तरफ किमी पॉलिटिक्स में आ गई और केनिया उस पर विश्वास भी करने लगी है। दूसरी ओर जेजे ने नाथन का विश्वास जीत लिया है। नेल कहता है कि हमें इस तरह इन दोनों पक्षों को अपने कंट्रोल में रखना है, बस एक पक्ष साथ छोड़ दे तो दूसरा तो हमारा ही होगा साथ देने के लिए। सबसे पहले तो हमें नाथन को रास्ते से हटाना होगा। यहाँ से चेयरमैन की वाइफ को दिखाते हैं जो अपने बेटे नाथन के लिए शर्ट्स और शूज सेलेक्ट कर रही है। सिंडी पूछती है कि मम्मी ये सब क्यों खरीद रही हैं आप, भाई कहीं जा रहा है क्या? चेयरमैन की वाइफ कहती है नहीं, डोडो ग्रुप का एक एड शूट कराने वाले हम, तुम्हारे पापा तो इसमें कोई इंटरेस्ट रखते नहीं, तो नाथन उस एड में एक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों अब सिंडी सोचती है कि इस कंपनी में मेरा बराबर का हिस्सा है और वैसे भी भाई को कंपनी चलाना आता ही नहीं, मैं इस कंपनी को बढ़िया चलाने वाली हूँ। वो कहती है भैया ही क्यों, मैं एड में एक्ट नहीं कर सकती क्या, मैं ही करूंगी एड। कहकर दोस्तों वो एड शूटिंग के लिए चले जाती है, पर इतने में नाथन भी आ जाता है और कहता है कि एड शूटिंग तो मैं ही करूंगा। सिंडी कहती है सुनो मेरी बात, आज से डोडो ग्रुप का फेस मैं बनूंगी। दोनों की दोस्तों यहाँ पर बहस हो जाती है, लेकिन आखिर में नाथन गिव अप कर देता है और सोच लेता है कि आज से इस पर भी एक नजर रखनी पड़ेगी। वो बाहर आता है तो ली को देखकर पूछता है कि क्या तुम सिंडी के लिए काम कर रहे हो? ली बेबस होकर कहता है कि हाँ, बट सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द रूम, मतलब सिंडी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता बताइए। नाथन कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें सिंडी की हर चाल की अपडेट मुझे देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ये काम तो बहुत खुशी से कर लूंगा मैं। अब अगले सीन में पैनी ली को बताती है कि नाथन जो भी ब्लैक मनी कमा रहा है वो सारे पैसे एक गैंगस्टर को दे रहा है, वो वही गैंगस्टर उसके पैसे को कहीं सुरक्षित रख रहा है और ये है वो गैंगस्टर बॉबी। दोस्तों नाथन जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना काला धन इसी के पास रखवाते हैं। अब वो ली को बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट दिखाती है। उस बिल्डिंग के निचले फ्लोर पर एक ऑफिस है जहाँ सिर्फ वहाँ के स्टाफ अलाउड है और कोई अंदर नहीं जा सकता। उसके ऊपर वाले फ्लोर पर बॉबी के आदमी रहते हैं। उसके भी ऊपर 6th फ्लोर पर एक क्लब है जहाँ पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और दूसरे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। आम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। और सबसे ऊपर है बॉबी का ऑफिस, हमें वहाँ जाकर उसके सिस्टम से सारा डेटा कॉपी कर लेना है, उसमें से हमें उन फंड्स की डिटेल्स मिलेंगी। पर उस बिल्डिंग में जाना तो नामुमकिन सा लगता है। ली पूछता है एक बात बताओ, अगर नामुमकिन है तो हम जाएंगे कैसे? पैनी दोस्तों उसे उस बिल्डिंग के पास वाले बिल्डिंग की छत पर लेकर जाती है और कहती है तुम्हें यहाँ से उस बिल्डिंग की छत पर कूदना है। ली तो घबरा जाता है कि मतलब मेरी अर्थी निकलवाने का तुमने फैसला पहले ही कर लिया, यहाँ से उस बिल्डिंग में मैं कैसे कूदूंगा? पैनी कहती कैसे कूदूंगा क्या, एक वायर के जरिए तुम्हें वहाँ पहुँचना है बस, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। वहाँ दोस्तों बॉबी के ऑफिस में कई लड़कियां आती हैं और बॉबी उन्हीं को देख रहा होता है। उनमें रोशे भी होती है दोस्तों, लगता है जरूर वो भी ली की तरह बॉबी के सिस्टम से डेटा कॉपी करने आई है। दूसरी बिल्डिंग से ली और पैनी देख रहे होते हैं कि बॉबी कब अपने ऑफिस से बाहर निकलेगा और कब ली वहाँ जाकर अपना काम तमाम करेगा। और बॉबी कमरे में यहाँ वहाँ घूमता है, फिर अपना सेफ खोलकर देखता है लेकिन बाहर जाने का नाम नहीं लेता। आखिर कुछ देर के बाद वो कमरे से बाहर चला जाता है। तो अब ली के जाने का वक्त आ गया है, लेकिन वो बड़बड़ाने लग जाता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। पर दोस्तों पैनी का असिस्टेंट एक वायर शूट करता है जो दूसरे बिल्डिंग पर जाकर फिक्स हो जाता है। ली तो डर डर कर वायर के जरिए किसी दूसरी बिल्डिंग पर जाकर गिर पड़ता है। पैनी पूछती तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? अरे ली चिढ़कर कहता है कि चोट लगी भी होगी तो तुम वहाँ बैठी कर क्या लोगी, बड़ी आई मेरा हालचाल पूछने वाली, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। अब वो बताती कि सुनो मेरी बात, साइड में एक वेंट है जिसके जरिए तुम डायरेक्टली उसके ऑफिस में पहुंच सकते हो। ली भी वहाँ पर जाता है। दोस्तों यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में जेराल्ड ने रोशी को बताया था कि बॉबी ने अपने क्लब में कुछ लड़कियों को बुलवाया था, तुम भी वहाँ पर चले जाना और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना। जेराल्ड ने उसे एक चाबी भी दी होती है कि इससे तुम वहाँ के कवर्ड को खोल पाओगी, ड्रेस चेंज करके तुम अपना काम शुरू कर देना। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जब क्लब में कोई नहीं होता तो रोशी उस चाबी से कवर्ड खोलती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस होता है, वो पहन लेती है उसे। इसी बीच ली बॉबी के ऑफिस में आता है और बॉबी के लैपटॉप पर एक पेन ड्राइव प्लग इन करता है। वो तुरंत ही लैपटॉप को हैक करके उसका सारा डेटा कॉपी करने लग जाता है। इसी बीच ली को याद आता है कि बॉबी ने कोई सेफ खोला था उस समय एंड वो भी उस सेफ को ढूंढता है पर वहाँ कुछ नहीं होता। वो पैनी को बताता है तो वो कहती है ठीक से ढूंढो वहीं पर होगा। इसी बीच वहाँ पर दोस्तों किसी की आहट होती है, असल में बॉबी अपने ऑफिस लौट रहा होता है। पैनी ली को
ऑन करती है कि वो पास आ गया है, तुम भाग जाओ तुरंत। पर अभी दोस्तों सिर्फ 78% डेटा कॉपी हुआ था। ली तुरंत जाकर दरवाजा लॉक करके वहीं बैठ जाता है। अब बॉबी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता, तो वो सोचता है कि इसे तो मैंने लॉक किया ही नहीं, फिर ये खुल क्यों नहीं रहा है, लगता है जाम हो गया है। उसके आदमी कहते हैं कि दरवाजा तोड़ देते हैं सर, पर वो कहता है पागल मत बनो, दूसरी चाबी नीचे है, जाकर लेकर आओ। अंदर तो बेचारा ली टेंशन में बैठा होता है कि बस क्या होगा मेरा, कुछ ही सेकंड्स की बात है, बस पूरा डेटा कॉपी हो जाए तो काम हो जाए। इतने में बॉबी का आदमी दोस्तों चाबी ले आता है और ठीक उसी वक्त अंदर 100% डेटा कॉपी हो चुका होता है। वहाँ ली बड़ी टेंशन में होता है, तो यहाँ हमें टेंशन होने लग जाती है कि ली पकड़ा ना जाए। वो जल्दी जल्दी पेन ड्राइव निकाल कर लैपटॉप को उस तरफ घुमा देता है जैसे वो पहले था। फिर वो स्विच बॉक्स पर पानी फेंक देता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पावर हो जाती है कट। और उसी वक्त बॉबी दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वो मेंटेनेंस वालों को डांटने लगता है कि पैसे तो 1 तारीख को ले लेते हो चोर कहीं के, पर काम ढंग का नहीं करते। तभी वो देख लेता है कि ऊपर वेंट खुला हुआ है। वो समझ जाता है दोस्तों कि कोई अंदर आया है और कहता है जो भी है चुपचाप सामने आ जाओ वरना शूट कर दूंगा। टेबल के पीछे दोस्तों ली बैठा होता है। टेबल के पीछे ली को बैठा देखकर वो हंसता है कि फंस गए ना, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ली उसे मुक्का मारकर बचने की कोशिश करता है। बाकी लोग उसको पकड़ लेते हैं लेकिन ली बहुत बढ़िया फाइट करता है। आखिर उसने कुंफू कराटे की ट्रेनिंग जो ले रखी थी, वो सभी को मार गिराकर वहां से भागने लगता है, तो उसका ब्लूटूथ हेडसेट गिर जाता है जिसके जरिए वो पेनी से कम्युनिकेट कर रहा था और गैंगस्टर का आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं। बॉबी सारे गार्ड्स को आगाह कर देता है कि वो ली को बिल्डिंग से निकलने ना दें। इसी बीच रोशी देख लेती है कि बॉबी के सारे आदमी किसी को चेस कर रहे हैं एंड इस मौके का फायदा उठाकर वो बॉबी के कमरे में आती है। तब वो ली का एयरफोन देखती है और उसे कान में लगाकर सुनने लग जाती है। पैनी तभी ली से पूछती है कि तुम हो कहाँ पर। ली का नाम सुनकर रोशी समझ जाती है कि ली यहाँ पर आया था और बॉबी के आदमी उसी को चेस कर रहे हैं। दूसरी ओर ली को बॉबी के आदमी पकड़ लेते हैं। बॉबी उन्हें मारने आता है तो ली फाइट करना शुरू कर देता है, पर वो उसके पेट में कोई नुकीली चीज घोंप देते हैं। तब होती है दोस्तों रोशी की एंट्री। वो सभी को मारकर ली को बचाकर लिफ्ट में लेकर जाती है। बॉबी के आने से पहले लिफ्ट का दरवाजा बंद भी हो जाता है। फिर वो लिफ्ट का सीसीटीवी कैमरा तोड़ देती है। ली मास्क उतार कर पूछता है तुम कौन हो और तुमने मुझे बचाया क्यों, पर रोशी दोस्तों मास्क नहीं उतारती और चुपचाप खड़ी रहती है। पर कहाँ ली उसका मास्क निकाल देता है और रोशी को देखकर वो हो जाता है शॉक। यहाँ पर होता है पार्ट 9 का दी एंड। इंतजार कीजिए पार्ट 10 का। पर कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, कमेंट से बताइए यार। ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे के पार्ट्स में, इसलिए कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए। और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियोस को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। फाइनली